यहाँ पर हम बात करते हैं जो कि सबसे पहले हम बात करते हैं मौर्य डायनेस्टी की बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि मौर्य वंश की बात करेंगे। मौर्य वंश की बात करने से पहले हम इंडिया के मैप के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। मौर्य डायनेस्टी की बात करेंगे हम, तो सबसे पहले यहाँ पर इंडिया के मैप के बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे कि ये इंडिया का मैप है, इसमें जो 16 जनपद है, महाजनपद, उनके बारे में हम देख लेते हैं। 16 महाजनपदों में सबसे पहले आता है कंबोज। कंबोज है वो यहाँ पर, जैसे इंडिया का ये मैप है तो कंबोज इस जगह पर आता है, कंबोज। तो यहाँ पर हम देखें, ये वाला एरिया है इंडिया का, यहाँ पर आएगा कंबोज, कंबोजा। और यहाँ पर इंडिया के मैप में हम बात करें तो गंधारा भी यहाँ था, यहीं पर आता है। कंबोज ये 16वां जनपद है इंडिया का, यहाँ 16 जनपदों में डिवाइड था। दूसरी बात करें यहाँ पर गंधार, तो गंधारा भी यहाँ पर आता है। गंधारा की राजधानी थी तक्षशिला, तो यहीं पर आता है गंधारा, GANDHARA, गंधारा। तो इन दोनों की, जैसे कंबोज है, कंबोज की जो राजधानी थी वो थी राजपुर या हाटक, जो कि इसी जगह पर है, ये राजपुर हाटक है यहाँ पर। और गंधारा की जो राजधानी थी, गंधारा की राजधानी थी तक्षशिला, तो ये यहाँ पर है तक्षशिला। तो ये हमारे दो जनपद हो गए हैं। तीसरे नंबर का जनपद आता है हमारा कुरु। कुरु जो जनपद है ये कुरुक्षेत्र के आसपास वाला एरिया आ जाएगा यहाँ पर, कुरु। और कुरु की जो राजधानी थी वो आ जाएगी इंद्रप्रस्थ, तो कुरु यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर कुरु। और कुरु की राजधानी यहाँ पर इंद्रप्रस्थ है, वो इसी जगह पर आ जाएगी, जिसको हम बोल सकते हैं हस्तिनापुर भी हम बोल सकते हैं, कुरु या हस्तिनापुर। फिर बात करते हैं, अगला आता है पांचाल। पांचाल है ये इस वाले एरिया में आ जाएगा, पांचाल। और पांचाल की जो राजधानी थी उसकी हम बात करें, जैसे दो तरह के पंचाल को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया था। उत्तरी पंचाल है, उसकी राजधानी थी अहि छत्रपुर, तो अहि छत्रपुर इस जगह पर था, जो कि वर्तमान कहाँ पर पड़ता है, अहि छत्रपुर है। और दूसरा था यहाँ पर अहि छत्रपुर के अलावा एक और राजधानी थी श्रावस्ती, वो भी पंचाल की राजधानी थी, वो दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी श्रावस्ती। तो श्रावस्ती है ये यहाँ पर, जैसे पांचाल की हमने देखा है, पांचाल उत्तरी भारत के, उत्तरी पांचाल की राजधानी थी छत्रपुर, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी वो थी कापिल्य। तो कापिल्य ये वाला एरिया है, इधर चला जाता है, यानी कि नेपाल से इधर की साइड वाला एरिया चला जाएगा, कापिल्य वाला एरिया इधर चला जाएगा, कापिल्य में। नेक्स्ट हम बात करें, अगला आता है कोसल। तो कोसल के अंदर कोसला है, कोसल ये भी महाजनपद था कोसल, ये आ जाएगा यहाँ पर पांचाल के जस्ट नीचे हम आ जाते हैं, इधर की साइड कोसला। कोसल जो कि मध्य उत्तर प्रदेश में है, कोसला या कोसल। कोसल की जो राजधानी थी वो थी अयोध्या। अयोध्या को दो भागों में बांटा गया था। अयोध्या में एक तो था साकेत, और एक था, साकेत इस जगह पर आएगा, और एक पार्ट था यहाँ पर श्रावस्ती। श्रावस्ती है ये किस पार्ट पर आएगा, तो ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ही है। नेक्स्ट हम बात करें, आता है मल्ल। तो मल्ल एक जनपद है यहाँ पर, इधर आ जाएगा मल्ल, नेपाल वाले पार्ट में मल्ल। और मल्ल की राजधानी है यहाँ पर, वो कौन सी आती है, मल्ल की राजधानी कुशीनगर आती है। तो मल्ल की राजधानी यहाँ पर ऊपर चला जाएगी, नेपाल के अंदर कुशीनगर में आ जाएगी मल्ल की राजधानी, इधर। और यहीं पर बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में, यहाँ पर उधर हुआ था, नेपाल के अंदर ही बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट हम बात करें, एक आती है यहाँ पर राजधानी, जैसे कि बात करें कौशल के बाद में काशी। काशी की बात करें, काशी उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, ये वाला पार्ट है उत्तर प्रदेश का, काशी।
और काशी की जो राजधानी है वो है, उस टाइम पर काशी की राजधानी थी, अभी काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी। तो वाराणसी भी उत्तर प्रदेश में ही आ जाएगा यहाँ पर। फिर बात करते हैं छेदी। छेदी के है सेंट्रल भारत में आ जाएगा ये। छेदी इधर इस वाले पार्ट में आ जाएगा छेदी। और छेदी की जो राजधानी है यानी कि कैपिटल है वो शक्तिमती। तो शक्तिमती छेदी के जस्ट नीचे ही शक्तिमती आ जाएगा। फिर बात करते हैं हम अवंती की। अवंती की बात करेंगे हम तो अवंती आ जाएगा, ये गुजरात वाला पार्ट है, इसमें आ जाएगा अवंती। अवंती अवंती की जो कैपिटल थी वो थी यहाँ पर उज्जैनी है। उत्तरी अवंती की कैपिटल थी तो उज्जैनी यहाँ पर आ जाएगी, उत्तरी अवंती की कैपिटल। और दक्षिणी अवंती की जो कैपिटल थी वो थी महिष्मती। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक आता है सूरसेन। सूरसेन जो जनपद है वो कुरु के जस्ट नीचे आता है। जैसे ये वाला पार्ट है यहाँ पर, ये सूरसेन का पार्ट आ जाएगा, ये वाला सूरसेन। तो ये हम हटा देते हैं, बाकी सूरसेन भर लेते हैं। जैसे ये वाला पार्ट है यहाँ पर आ जाएगा सूरसेन। और इसकी राजधानी थी सूरसेन की, वो थी मथुरा। तो मथुरा यहाँ पर ही हम बात कर देते हैं, ये मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। फिर बात करते हैं यहाँ पर वत्स। वत्स की राजधानी थी कौसंबी। तो यहीं पर सूरसेन के पास में आता है यहाँ पर वत्स, VST वस्त। और इसकी यहाँ पर आ जाती है, कौन सी राजधानी है, वत्स की यहाँ पर राजधानी है कौसंबी। फिर हम बात करते हैं मगध। तो मगध की राजधानी है यहाँ पर गिरिराज या राजगृह आती है, तो मगध यहाँ पर आ जाएगा इधर वाले पार्ट में, मगध, MAGADH मगध। तो मगध राजगृह आ जाएगा इसका एरिया। फिर बात करते हैं यहाँ पर, एक आती है वज्जी। वज्जी की है यहाँ पर वैदेही या मिथिला। तो वज्जी है, वज्जी ये वाला पार्ट आ जाएगा, जैसे ये वाला पार्ट है यहाँ पर आ जाएगा वज्जी, VAJII वज्जी। वज्जी ये वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ पर। फिर एक आता है अंग। अंग की राजधानी है वो चंपा है, अंग इधर आ जाएगा पश्चिम बंगाल के पास में, अंग, ANGA। तो अंग की कैपिटल आ जाएगी यहाँ पर चंपा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये कुछ हमने 16 जनपदों के बारे में देखा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंडिया के मैप के अंदर की कौन कौन सी नदी है, कहाँ कहाँ पर फ्लो करती है। जैसे हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो इंडस नदी है वो इस जगह पर बहती है, इंडस। तो इधर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा है। इंडस वैली के बाद में यहाँ पर ये जो इंडस वैली है अंदर भारत में, इधर से कहाँ से प्रवेश करती है, इधर से प्रवेश करती है इंडस वैली, और इधर हम प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि इंडिया के मैप के अंदर सेंट्रल भारत की बात करें, तो सेंट्रल भारत में जो बहती है यहाँ पर वो कौन सी नदी बहती है। जैसे दस साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया में ये वाला है, ये कावेरी का पार्ट है, यानी कावेरी नदी इधर बहती है। और कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी हमारा ये वाला पार्ट है, यहाँ पर एक कृष्णा नदी बहेगी, कृष्णा नदी। और गोदावरी नदी है इसी ऊपर वाले पार्ट में, यहाँ पर गोदावरी नदी बहेगी और उधर जाके बढ़ जाएगी तो गोदावरी, यानी गोदावरी के बाद में कृष्णा, कृष्णा के बाद में कावेरी। और कावेरी के बाद गोदावरी के ऊपर आ जाती है यहाँ पर, जैसे कि गुजरात के वाले पार्ट की बात करें हम यहाँ पर, तो गुजरात वाले पार्ट एरिया से निकलती है, यहाँ पर आ जाती है ताप्ती नदी। और ताप्ती के ऊपर ही यहाँ पर आ जाती है कौन सी नदी, नर्मदा। नर्मदा नदी आ जाती है। और यहीं पर हम बात करें, जैसे गंगा की बात करें, तो गंगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बहती है, इस वाले एरिया से निकलेगी हिमालय की पहाड़ियों से। तो यही ये वाला पार्ट है यहाँ पर, ये गंगा का पार्ट है, गंगा यहाँ पर फ्लो होती है, गंगा बहेगी। और गंगा यहाँ पर इधर वाराणसी में बह करके बहती हुई मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर कि एक उड़ीसा की साइड है, ये उड़ीसा वाला पार्ट है।
उड़ीसा की साइड यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? महानदी यहाँ पर बहती है। इधर की बात करें हम तो यहाँ पर बहती है महानदी, ये उड़ीसा के पार्ट में बहेगी। और इधर हम बात करें जैसे कि पश्चिम बंगाल उधर वाला पार्ट है, यहाँ पर बहती है वो नदी होती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। तो इन नदियों के बारे में कुछ थोड़ी बहुत है जानकारी हमें होनी चाहिए। अब बात करते हैं मौर्य डायनेस्टी की। तो स्टार्ट करते हैं मौर्य डायनेस्टी। वन ऑफ द 16 महाजनपदा मगध rose in form of dynasty during the period of हर्यका। हर्यका डायनेस्टी यानी कि हम कह सकते हैं कि 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में हर्यक वंश के समय यहाँ पर उद्भव हुआ था, यानी कि रोज इन फॉर्म ऑफ डायनेस्टी, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसका आविर्भाव हुआ था या उसका उदय हुआ था या उसके बारे में हमें पता चला था। यानी 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में हमें जो पता चला था वो हर्यक वंश के समय ही पता चला था या हमें जानकारी मिली थी। एंड विथ दी पासेज ऑफ टाइम, जैसे ही समय गुजरता जाता है या समय गुजरने के बाद या कुछ समय के बाद में या धीरे धीरे हम कह सकते हैं, मगध स्टेबलाइज्ड इट्स कंट्रोल ओवर ऑलमोस्ट एंटायर पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। और धीरे धीरे कालांतर में मगध ने लगभग लगभग सभी समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अपना जो कंट्रोल है सब उत्तर भारत, यानी अपना जो कंट्रोल है, मगध ने अपना कंट्रोल पूरे कंप्लीट एंटायर पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया पर कंप्लीट कंट्रोल कर लिया, यानी कि कब्जा कर लिया, यानी कि अधिकार कर लिया, आधिपत्य कर लिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेबलाइजमेंट ऑफ मौर्य डायनेस्टी। स्टेबलाइजमेंट ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी यानी कि इसकी मौर्य वंश की स्थापना किस तरीके से होती है। तो कब होती है मौर्य वंश की स्थापना? 326 BCE में। अराउंड दी 326 BCE ए डेस्पोटिक रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी घनानंद रूल्ड अपॉन दी रॉयल थ्रोन ऑफ दी मगध। यानी कि ईसा पूर्व 326 ईस्वी की बात करें, लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा था जिसका नाम था घनानंद, सिंहासन पर बैठा हुआ था। एंड एट दैट टाइम, और उस समय, नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाज टेरिफाइड बाई अलेक्जेंडर इन्वेशन। यानी कि उस समय की बात करें, उस समय क्या हो रहा था, पश्चिमी भारत पर जो आक्रमण कर रहा था वो सिकंदर यहाँ पर आक्रमण कर रहा था। यानी सिकंदर, पश्चिमी भारत है, सिकंदर से बहुत ज़्यादा परेशान था उस टाइम पर। पश्चिम उत्तर जो भारत है, यानी इंडिया का जो पश्चिम उत्तर भारत है, पश्चिम उत्तर भारत कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? पूरा पश्चिम, ये वाला पार्ट है, ये इंडिया का किससे परेशान था? अलेक्जेंडर से परेशान था। अलेक्जेंडर के युद्धों से ये घायल था या फिर हम बोल सकते हैं परेशान था। टेरिफाइड बाय अलेक्जेंडर इन्वेंशन एंड द सब्जेक्ट वर सफरिंग फ्रॉम द एरोसिटाइज ऑफ दियर किंग। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से यहाँ पर पीड़ित थी। जो भी यहाँ की प्रजा थी मगध की, वो राजा के अत्याचारों से, यानी घनानंद के अत्याचारों से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीड़ित थी। द पीपल ऑफ द स्टेट वर डिससेटिस्फाइड विथ हिम ड्यू टू द एक्सऑर्बिटेंट बर्डन ऑफ टैक्सेज। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रजा राजा के अत्याचारों से बहुत ज़्यादा परेशान थी। ऐसा ही कर भार के कारण, यानी इस तरीके के कर लगा रखे थे यहाँ पर प्रजा पर राजा ने कि वो प्रजा यहाँ पर इन करों को नहीं दे पा रही थी। ऐसा ही कर भार के कारण राजा के लोग हैं उससे बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे, बहुत ज़्यादा अप्रसन्न थे। वो राजा को कभी भी सिंहासन पर बैठे हुए देखना यहाँ पर नहीं चाहते थे। यानी बहुत सारा बर्डन यहाँ पर टैक्सों का था लोगों के ऊपर। इन सच कंडीशन, और ऐसी अवस्था में हम कह सकते हैं, मगध वाज इन नीड इन सच ए पर्सन हु कुड eliminate the problem which had risen due to the foreign invasion and establish the idea of all powerful ruler by unified
यूनिटिंग द स्टेट, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी, मगध को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो विदेशी आक्रांता से उत्पन्न संकट को दूर कर सके। यानी कि जो विदेश से यहाँ पर अलेक्जेंडर आया था, वो उत्तर पश्चिम भारत को परेशान कर रहा था, उसकी परेशानी से छुटकारा पाया जा सके। दूसरा, जो मगध की जनता है वो करों से यहाँ पर छुटकारा पा सके, ऐसे व्यक्ति की यहाँ पर मगध को जरूरत थी। यानी कि जो अंदर के जो भी संकट हैं उनसे दूरी, उनसे छुटकारा पा सके, और जो बाहर के संकट है उससे भी छुटकारा पा सके। और यहाँ पर क्या दे रखा है, यूनिटिंग द स्टेट, और जो यहाँ पर एक सूत्र में बांध करके एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में यहाँ पर भारत को बनाए, भारत के जो छोटे छोटे राज्य बटे हुए हैं उनको एक करके एक सम्राट की तरह यहाँ पर राज्य करे, ऐसे व्यक्ति की यहाँ पर जरूरत थी। इन नो टाइम कौटिल्य स्टूडेंट चंद्रगुप्त इमर्ज्ड ऑन द पॉलिटिकल empire of India and he established a new dynasty called मौर्य डायनेस्टी। और इसी समय, यानी कि शीघ्र ही या उसी समय हम कह सकते हैं, भारत के राजनीतिक नवमंडल पर कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट होता है। यानी कि भारत की जो पॉलिटी है, पॉलिटिकल एम्पायरिंग, यानी कि जो भारत का प्रशासन है, जो भारत की राजनीति है, उसमें किसका आगमन होता है, कौटिल्य का एक स्टूडेंट था, कौटिल्य का एक छात्र था चंद्रगुप्त, उसका यहाँ पर आगमन होता है, उसका यहाँ पर प्रवेश होता है भारत की राजनीति के अंदर। एंड ही स्टेबलाइज्ड ए न्यू डायनेस्टी कॉल्ड मौर्य डायनेस्टी, और उसने यहाँ पर एक नवीन, एक नए राजवंश की स्थापना की, जिस राजवंश का नाम था मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात। चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल रहता है यहाँ पर 322 बीसी से 398 बीसी तक रहता है। सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसीई टू 298 बीसीई, यानी 322 से 298 ईसा पूर्व की बात करें। विथ द हेल्प ऑफ हिज गुरु कौटिल्य, जिसको हम बोल सकते हैं चाणक्य, चंद्रगुप्त ascended the royal throne of मगध at the age of 25, यानी अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक थे घनानंद को पराजित करके, यहाँ पर by defeating the घनानंद who was the last नंद रूलर, यानी नंद वंश का जो सबसे लास्ट शासक था, उसको हरा करके यहाँ पर 25 साल की उम्र में चंद्रगुप्त मौर्य है मगध के राज सिंहासन पर बैठता है। Through his extensive victories campaign, Chandragupta Maurya established the first pan-India empire, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर बहुत सारी अपनी विजय अभियान के दौरान, चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सारी विजय की यहाँ पर, और विजय अभियान के करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना की। फर्स्ट पैन इंडिया की यहाँ पर स्थापना करता है चंद्रगुप्त मौर्य। फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर कब करता है, यानी बहुत सारे विजय अभियान चलाए यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इसके द्वारा किसकी स्थापना की जाती है, फर्स्ट पैन इंडिया, यानी कि प्रथम अखिल भारतीय समाज की स्थापना यहाँ पर की जाती है। इन 305 बीसीई, यानी कि 305 ईसा पूर्व की बात करते हैं यहाँ पर, ही डिफीटेड द ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकोटर, यानी 305 ईस्वी में उन्होंने तत्कालीन जो यूनानी शासक था सेल्यूकस निकोटर को यहाँ पर पराजित किया। आफ्टर एंटरिंग इनटू एन अलायंस, और यहाँ पर आफ्टर एंटरिंग इनटू ए अलायंस सेल्यूकस टुक 500 एलिफेंट फ्रॉम द चंद्रगुप्त and surrendered eastern Afghanistan and Baluchistan and the region of the west of the river Indus
टू चंद्रगुप्ता, यानी कि यहाँ पर आफ्टर इंटरिंग इनटू अलायंस, यानी एक संधि होती है चंद्रगुप्त मौर्य और इसके बाद बीच में सेल्यूकस निकेटर के बीच में यहाँ पर एक संधि होती है। और संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त से यहाँ पर 500 हाथी लिए और उनके बदले में यहाँ पर चंद्रगुप्त को क्या दे दिया, ईस्टर्न अफगानिस्तान यानी कि पूर्वी अफगानिस्तान दे दिया जाता है, बलूचिस्तान दे दिया जाता है, एंड द रिलीजन ऑफ द वेस्ट ऑफ रिवर इंडस, यानी कि सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ पर दे दिया जाता है। सेल्यूकस आल्सो गॉट हिज डॉटर मैरिड टू चंद्रगुप्त एंड सेंट मेगास्थनीज एज हिज अम्बेसडर इन चंद्रगुप्त कोर्ट, यानी कि सेल्यूकस यहाँ पर क्या करता है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी यहाँ पर चंद्रगुप्त के साथ कर दिया और यहाँ पर मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में उसके दरबार में यहाँ पर यानी चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। पार्ट्स ऑफ द काबुल, यहाँ पर हम देखें जैसे कि शादी कर दी जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य है उससे सेल्यूकस निकेटर की पुत्री की यहाँ पर शादी हो जाती है। एंड सेंड मेगास्थनीज एज हिज अम्बेसडर इन चंद्रगुप्त कोर्ट, और चंद्रगुप्त के दरबार में यहाँ पर मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर भेजा जाता है। पार्ट ऑफ काबुल, हेरात, कंधार, पार्ट ऑफ काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब एंड प्लेन ऑफ द गंगा यमुना, बिहार, बंगाल, गुजरात और विंध्य एंड कश्मीर वाज इंक्लूडेड इन द ग्रेट किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त, यानी कि हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त ने जो विशाल साम्राज्य खड़ा किया था उसमें ये सभी आते थे, जैसे कि यहाँ पर काबुल है, हेरात है, कंधार है, बलूचिस्तान है, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान आ जाता है, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग इसमें सभी शामिल हैं। इट इज नॉन फ्रॉम तमिल ट्रीटीज, इट इज नॉन फ्रॉम तमिल ट्रीटीज, जिसका नाम है यहाँ पर एहना नूरू, एहना नूरू और मुरना नूरू, दैट चंद्रगुप्त इन्वेडेड साउथ इंडिया आल्सो, और यहाँ पर तमिल ग्रंथ है एनानूरू और मुन्नानूरू से हमें ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी भारत पर भी आक्रमण किए थे। इन हिज ओल्ड एज, यानी कि वृद्धा अवस्था में ही टुक इनिशिएशन ऑफ जैन रिलीजन फ्रॉम भद्रबाहु, और यहाँ पर क्या करता है, वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य है, ही टुक इनिशिएशन, इनिशिएशन मतलब की दीक्षा लेता है, तो उसने यहाँ पर अपनी वृद्धावस्था में जैन धर्म के जो भद्रबाहु थे उनसे इन्होंने अपने धर्म की यानी जैन धर्म की यहाँ पर शिक्षा ली थी, दीक्षा ली थी। इन 298 BC ही डाइड इन श्रवणबेलगोला मैसूर थ्रू फास्टिंग, और यहाँ पर 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला मैसूर में उपवास करते हुए या उपवास करके अपने शरीर का इन्होंने त्याग किया। उसके बाद में हम बात करते हैं बिंदुसार की, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में कौन आता है, बिंदुसार। बिंदुसार, तो बिंदुसार आता है। बिंदुसार कब रहता है यहाँ पर 298 BCE से 272 BCE तक रहता है। तो यहाँ पर बिंदुसार की बात करें, बिंदुसार वाज द सन एंड सक्सीडर ऑफ द चंद्रगुप्त हु वाज कॉल्ड एमिस्ट्रोचेट्स बाय ग्रीक ऑथर, यानी कि हम कह सकते हैं बिंदुसार है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और यही चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उत्तराधिकारी बनता है, और ही वाज कॉल्ड एमिथ्रोचेट्स, एमिथ्रोचेट्स भी उसको बोला जाता था। यहाँ पर किसने बोला था एमिथ्रोचेट्स, इसे यूनानी लेखक था, यूनानी लेखक एमिथ्रोचेट्स भी कहते थे यहाँ पर। हु वाज कॉल्ड एमिथ्रोचेट्स बाय ग्रीक ऑथर, यानी कि ग्रीक ऑथर थे जो यूनानी लेखक थे उन वो एमिथ्रोचेट्स भी इसको कहते हैं।
इन वायु प्राण he was he has been called he has been called Bhadrasara, and in the Jain text he has been called सिंह सेना। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वायु प्राण है, वायु प्राण में इसे भद्रसार के नाम से जाना जाता है, और जो जैन ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथों में इन्हें सिंह सेन के नाम से जाना जाता है। ही कॉन्कर्ड the distant South Indian region also and included them in Magध Empire। यानी कि इसने क्या किया, जो यहाँ पर दक्षिणी साउथ इंडियन जो रिलीजन थे, यानी दक्षिणी भारतीय क्षेत्रों को जीत करके इसने उन दक्षिणी भारतीय क्षेत्रों को मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। अकॉर्डिंग टू दी दिव्य वरदान, दिव्य वदान, तो यहाँ पर दिव्य वदान के अकॉर्डिंग बात करें, इस संस्कृत एंथोलॉजी ऑफ बुद्धिस्ट टेल्स, यानी कि ये दिव्य दान है, ये किसकी एंथोलॉजी है, ये संस्कृत एंथोलॉजी है बुद्ध की। टू रिवॉल्ट्स टुक प्लेस इन तक्षशिला ड्यूरिंग हिज रीजन and to crush them revolt firstly Ashok and then his elder brother Susen was sent। यानी कि हम बात करें इन दिव्य दान के अनुसार इसमें बताया गया है कि इनके शासन काल में तक्षशिला में यहाँ पर 2 विद्रोह हुए थे। ये संस्कृत एस्ट्रोलॉजी ऑफ बुद्धिस्ट टेल्स, यानी बुद्धिस्ट की जो संस्कृत एंथोलॉजी है दिव्यदान, ये हमें बताती है कि यहाँ पर इनके समय तक्षशिला में 2 रिवॉल्ट टुक प्लेस इन तक्षशिला ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बिंदुसारा, यानी बिंदुसार के समय यहाँ पर 2 विद्रोह हुए थे। ग्रीक रूलर था यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 विद्रोह हुए थे टू तक्षशिला ड्यूरिंग द रीजन एंड टू क्रश दीज रिवोल्ट, और इन विद्रोहों का दमन करने के लिए फर्स्टली अशोक को भेजा जाता है, देन हिज एल्डर ब्रदर, और उसके बाद में यहाँ पर सुसीम को भेजा जाता है, और उसके पहले अशोक को भेजा जाता है और उसके बाद में इनके एल्डर ब्रदर थे सुसीम, उनको यहाँ पर भेजा जाता है। इन द रॉयल कोर्ट ऑफ बिंदुसारा, यानी बिंदुसार के राज दरबार में ग्रीक रूलर था एक, जिसका नाम था एंटीओकस फर्स्ट अपॉइंटेड ए पर्सन नेम्ड डाइमेकस एज द एम्बेसडर अकॉर्डिंग टू प्लिनी। तो यहाँ पर बात करें अकॉर्डिंग टू प्लिनी से पहले, इन द रॉयल कोर्ट ऑफ बिंदुसार, यानी बिंदुसार के राज दरबार में एक ग्रीक रूलर एक ग्रीक रूलर था, यानी एक यूनानी शासक था, जिसका नाम था एंटीओकस प्रथम। इसने एंटीओकस प्रथम ने डाइमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया था, किसके दरबार में, बिंदुसार के राज दरबार में, एज द एम्बेसडर, यानी कि राजदूत के रूप में इसको नियुक्त किया जाता है, डाइमेकस नामक व्यक्ति को एंटीओकस प्रथम के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और किसके दरबार में नियुक्त किया जाता है, इसको यहाँ पर बिंदुसार के राज दरबार में नियुक्त किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दी प्लिनी, यानी प्लिनी के अनुसार इजिप्टियन किंग, यानी कि मिस्र नरेश थे, जिसका नाम था फिलाडेल्फस, इजिप्टियन किंग फिलाडेल्फस, जिसको हम बोल सकते हैं मेली द्वितीय, यानी कि पेटोलमी सेकंड, मेला फेमस है, जिसको हम बोल सकते हैं पेटोलमी सेकंड, हैज सेंड ए इजिप्टियन एम्बेसडर नेम्ड डायनीसियस इन दी बिंदुसारा कोर्ट। और उसके बाद में प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश थे, जिसका नाम था फिलाडेल्फस ने यहाँ पर सियानीसियस, यानी डियानीसियस है, फिलाडेल्फस ने यहाँ पर डियानीसियस नामक एक मिस्री राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और उसके बाद में आता है, जो शासन करने आते हैं वो आते हैं अशोक। तो